Good morning, students. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you lesson 7 of your 12th class textbook. And the name of your textbook is The Spectrum. In today's class, I will complete this beautiful poem named In the Country. Let's have a look. आपके स्क्रीन पर है. The name of the poem is In the Country. कंट्री का क्या अर्थ होता है? शहर में, शहर के अंदर. इन का मतलब होता है अंदर. You can see a blue box here. यहाँ पर आप एक blue box देख रहे हैं. In this blue box, 2 questions are written. 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं. मैं आपको इनको पढ़ के बताती हूँ. W.H. डेविस यहाँ आप क्लास 12th के बच्चों से ये 2 questions कर रहे हैं. He is asking, how do you feel when you see the hungry and the homeless? कैसा लगता है आपको जब आप देखते हैं hungry यानी भूखे and homeless यानी बेघर लोगों को. यहाँ पर W.H. डेविस शहर में जो suffering people हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी व्यथा को बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं. Next question which he is asking to you is, how do you feel when you are not in a position to help them? कैसा महसूस होता है आपको जब आप इन hungry और homeless लोगों को देखते हैं और आपकी पोजीशन ऐसी नहीं होती कि आप उनकी सहायता कर पाएं. यानी आप स्वयं भी मजबूर होते हैं उन लोगों को देखकर कि आप उनकी सहायता कर सकें. तो बच्चों, आइए आज के हम इस लेसन में इस पोएम को कंप्लीट करते हैं. You can see the picture here. The poet is standing and 2 pictures are seen at the back. कवि के पीछे 2 चित्र दिखाए जा रहे हैं. In this picture you can see the forest and the woods. Woods यानी जंगल. यहाँ पर जंगल का चित्र दिखाया गया है और इस साइड आप देख सकते हैं कि शहर की तस्वीर दिखाई दे रही है. Where you can see huge skyscrapers. बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, घर हैं, लोग हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे हैं. तो ये 2 तस्वीरों को कंपेयर किया गया है, इनकी तुलना की गई है. यहाँ बताया गया है कि कंट्री में क्या हाल है, शहर में क्या हाल है और उसको देखकर पोएट जो है वो क्या महसूस करता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं. Now I am going to recite this poem for you. अब मैं आपको ये कविता रिसाइट करके बताती हूँ. And after my recitation, you will try to recite the poem properly. मेरे रेसिटेशन करने के बाद, मेरे कविता पाठ को करने के बाद आप कविता को सुनेंगे और सुन के दोबारा से कविता पाठ करेंगे, उसको रिसाइट करेंगे, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. Let's begin. This life is sweetest in this wood. I hear no children cry for food. I see no woman white with care, no men with muscles wasting hair. No doubt it is a selfish thing to fly from human suffering. No doubt he is a selfish man who shuns poor creatures sad and vain. But this a wretched life to face. Hunger is almost every place, cursed with a hand that's empty when the heart is full of help all men. Can I admire the statue great when living men starve at its feet? Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? A roof for homeless misery. When I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. For when I am in those great places, I see thousand suffering faces. Before me starves a wolfish eye, behind me creeps a groan or sigh. तो बच्चों, you heard that I have recited the
पोयम बिफोर यू। आपने सुना मैंने किस तरह पोयम को रिसाइट किया। आपको भी इसको रिसाइट करने की प्रैक्टिस करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोयम टू यू। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, इसका अर्थ बताऊंगी। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जंगल है। वुड यानी जंगल। ये जंगल की तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि तुलना की गई है कि किस प्रकार जंगल का जीवन जो है, यहां देखिए आप टेक्स्ट बुक में भी एक तरफ जंगल की तस्वीर है और एक तरफ शहर की तस्वीर है। इन दोनों को तुलना करते हुए पोएट W.H. डेविस ये बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बेटर है शहरों से, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, स्काई क्रीपर्स हैं, हाउसेस हैं, प्रोग्रेस है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। इन सब से अगर कंपेयर करें तो ये फॉरेस्ट, ये वुड्स जो हैं, ये बेहतर हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं W.H. डेविस? आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। क्योंकि आई हियर यानी आई का मतलब यहाँ पोएट से है, W.H. डेविस से है। वो यहाँ पर किसी बच्चे की क्राई यानी आवाज को सुन नहीं रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कि फूड के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तो फॉरेस्ट में, वुड में कवि को ऐसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए W.H. डेविस वुड की लाइफ को बेटर बताते हैं। I see no woman white with care। और अगली लाइन में वो बताते हैं कि उन्हें वुड में, फॉरेस्ट में, जंगल में कोई महिला चिंता से सफेद होती दिखाई नहीं दे रही है। वुमेन यानी महिला, व्हाइट विथ केयर, केयर मतलब चिंताओं से सफेद पड़ जाना। यानी शहरों में जहां पर इमारतें हैं, कारें हैं, पार्क्स हैं और प्रोग्रेस है, उन्नति है, वहां पर बच्चे भूखे हैं और महिलाएं जो है वो चिंता से सफेद पड़ रही हैं। ये दोनों ही चीजें W.H. डेविस को वुड यानी जंगल में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे लाइफ को, ऐसे जीवन को W.H. डेविस कहते हैं कि ये स्वीटेस्ट है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट यानी सबसे ज्यादा मधुर जीवन W.H. डेविस को जंगलों में दिखाई देता है। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हेयर। और तीसरा एक्सप्लेनेशन W.H. डेविस देते हैं क्यों उनको वुड्स की लाइफ सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैन यानी पुरुष अपनी ऊर्जा, अपनी जो उसकी काबिलियत है उसको वेस्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मसल्स का तात्पर्य यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ से है। तो जो भी पुरुष हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ है, शहरों में वो वेस्ट हो रही हैं, यानी उनके लिए रोजगार नहीं है, उनको कमाने के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा उनको वुड्स में नहीं दिखाई देता। इसीलिए W.H. डेविस वुड्स की लाइफ को स्वीटेस्ट बताते हैं। नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग। फिर आगे नेक्स्ट स्टेंजा में W.H. डेविस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक स्वार्थी चीज है। सेल्फिश यानी स्वार्थी। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि कोई मानवीय पीड़ाओं से दूर भाग जाए। टू फ्लाई मतलब दूर चले जाना। यहाँ पर फ्लाई का मतलब है मानवीय चिंताएं जो पोएट को शहरों में दिखाई देती है, सिटीज में दिखाई देती है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा देखकर उनसे दूर भाग जाना जो है वो सेल्फिश है, स्वार्थी है। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन। और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा पुरुष स्वार्थी है। हु शन्स पुअर क्रीचर्स सेड एंड वैन, जो कि भाग जाता है। शंस मतलब होता है दूर भाग जाना। ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो इन चिंताओं में पीड़ित लोगों की चिंताओं को देखकर, उनकी परेशानियों, उनके दुखों को देखकर कहां भाग जाता है? वुड्स में, जंगलों में भाग जाता है, चला जाता है। सैड यानी दुखी और वैन का अर्थ होता है कमजोर। इन शहरों में रहने वाले दुखी और कमजोर लोगों को देखकर दूर चले जाना, इसको W.H. डेविस क्या कह रहे हैं? इट इज अ सेल्फिश थिंग, ये एक स्वार्थी चीज है। बट दिस इज अ रेस्ट लाइफ टू फेस। आगे पोएट कहते हैं रेस्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। ये एक बहुत ही बुरी बात है। एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा। क्या चीज बहुत बुरी है? लाइफ टू फेस, ऐसी लाइफ का सामना करना, ऐसे जीवन का सामना करना। Here I have
selected few pictures for you. You can see this is a picture of a wood. यहाँ पर आपको कोई भी बच्चा भूखा रोता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. No woman is looking white in care. यहाँ पर कोई भी महिला आपको चिंताओं से सफेद पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है. And even you cannot see any man wasting his muscles here. और आप यहाँ पर कोई युवा पुरुष जो है उसको आप फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी वेस्ट होती हुई बर्बाद होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही है. इसीलिए W.H. डेविस इस वुड की लाइफ को स्वीटेस्ट बताते हैं, सबसे अच्छा बताते हैं. यू कैन सी no suffering you can see in the forest. Here in the cities you can see the people, the children suffering for food. ये देखिए बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको जो भूखे हैं, जिनको खाना भी मुश्किल से दिखाई दे रहा है, जो परेशान है. ऐसी तस्वीर है शहरों की. आगे कंटिन्यू करते हैं. Hunger in almost every place. Poet W.H. Davis says that hunger in the cities. देखिए शहरों में आपको हर जगह हंगर दिखाई दे रही है. हंगर यानी भूख. हर जगह आपको भूखे और प्यासे लोग दिखाई दे रहे हैं. उनको वहां पर प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है. Cursed with a hand that is empty when. यहाँ पोएट कहते हैं कि उनको कर्स यानी श्रापित है वे हाथ. कर्स का मतलब होता है श्राप देना. तो श्रापित है ऐसे हाथ that is empty जो कि खाली है, जिनके पास सब कुछ अंदर आत्मा में तो है कि वो उनकी मदद कर सकें जब वो भूखे लोगों को देखें, लेकिन ऐसे हाथ जो है उनको कर्स देते हैं, श्रापित करते हुए W.H. डेविस बताते हैं कि जो खाली है, एम्प्टी है. when the heart is full of help all men. जबकि हार्ट जो है, हृदय जो है वो फुल है. किस चीज से? टू हेल्प ऑल मेन. ऐसे लोग जो हंग्री हैं, जो भूखे हैं, जो नीडी हैं, उनको हेल्प करने के लिए हार्ट जो है, हृदय जो है वो भरा हुआ है कि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन मजबूर है क्योंकि वो खुद भी परेशान है. उनके पास खुद भी उनकी सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो ऐसी पोजीशन में, ऐसे हालात में पोएट जो है वो ऐसे हैंड्स को श्राप देते हैं कि ऐसे हाथ जो है वो श्रापित हैं. Can I admire the statue great? पोएट कहते हैं कि क्या मैं इन स्टेचूज की, स्टेचू का मतलब होता है मूर्तियां. तो आपने देखा होगा कि शहरों में पार्क्स के अंदर मूर्तियां लगी होती हैं. यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्क. यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पार्क है, एक गार्डन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रास है, घास है, पेड़ों की छाया है और वहां पर बड़े बड़े सुंदर स्टेचूज, मूर्तियां लगाई जाती हैं जिनकी की लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं. और उसके विपरीत यहाँ पर यू कैन सी द नीडी पीपल, हंग्री पीपल, जो भूखे हैं, जो खाने के लिए पंक्तिबद्ध हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड उनके लिए आए और उनकी भूख और प्यास और उनकी जरूरत को पूरा कर दे. तो यहाँ पर कवि कहते हैं, कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट? क्या मैं इन महान स्टेचूज की, इन महान मूर्तियों की प्रशंसा करूं? एडमायर करना यानी प्रशंसा करना. When living men starve at its feet. और जब जीवित मनुष्य, MEN men जो कि MAN men का प्लूरल है, मैन men. When living men starve at its feet. जबकि जीवित मनुष्य इसके नीचे, यू कैन सी, ये देखिए पार्क के जो ग्रीन ट्रीज हैं, इनके नीचे लोग जिनके पास की घर नहीं है, दीज आर होमलेस पीपल, ये इन पेड़ों की छाया के नीचे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं. तो W.H. डेविस कहते हैं कि कैन आई एडमायर दीज ग्रीन पार्क्स? क्या मैं इन हरे हरे पार्क्स की, इन ट्रीज की तारीफ करूं या मैं इन होमलेस लोगों को देखूं? मैं क्या करूं? आई एम वेरी सैड. मैं बहुत उदास हूं. मैं फिर से आपको पढ़ के बताती हूं. Can I admire the statue great when living men starve at its feet? जबकि जीवित मनुष्य इन स्टेचूज के पैरों में स्टार्व यानी भूख से मर रहे हैं. स्टार्व का मतलब होता है भूख से मर जाना. Can I admire the park's green tree? क्या मैं इन पार्क्स के, इन गार्डन्स के हरे हरे पेड़ों की तारीफ करूं, प्रशंसा करूं?
अ रूफ फॉर होमलेस मिजरी, जबकि ये जो होमलेस लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, इनके पास रूफ नहीं है, इनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है। तो क्या मैं इन लोगों के दुखों का वर्णन करूं या इन पार्क्स के ग्रीन ट्रीज की प्रशंसा करूं? तो कवि बड़े ही दुख के साथ इन सभी सिटी के दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनसे अच्छा तो है कि मैं वुड अच्छा है, क्योंकि जंगल के अंदर पीड़ित लोग उसको दिखाई नहीं देते हैं। We will continue. A roof for homeless misery, यानी जो लोग बेघर हैं उनके लिए छत नहीं है। तो क्या मैं इन पेड़ों की प्रशंसा करूं या इन लोगों के दुखों का वर्णन करूं कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है? When I can see few men in need, और जब मैं कुछ लोगों को नीड यानी जरूरत में देखता हूं, यानी जरूरतमंद लोगों को जब मैं देखता हूं, I then have power to help by deed, तो मेरे अंदर शक्ति होती है उनको हेल्प करने की, सहायता करने की। कैसे? डीड यानी काम करके। यहाँ पर W.H. डेविस आप 12th क्लास के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप आज की इस घड़ी में आप भी उसी स्टेज पर हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ अर्निंग मेंबर। आप भी अभी एक अर्निंग मेंबर नहीं है, अभी आप कमाते नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी नीडी व्यक्ति को देखें, जरूरतमंद व्यक्ति को देखें, तो आप अपने डीड से, डीड का अर्थ होता है काम से, कृत्य से, आप अपने कृत्य से उनकी सहायता करें। नॉर लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी when I must do in every city, which I must do in every city. W.H. डेविस यहाँ पर कहते हैं कि कहीं मैं अपनी जो पिटी का अर्थ होता है दया, और चेयरफुलनेस यानी प्रसन्नता, खुशी। नॉर लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी, कहीं मैं अपनी खुशी में इसको भूल ना जाऊं। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, जो कि मुझे हर शहर में जब इन नीडी लोगों को मैं देखूं तो मुझे करना चाहिए। यानी W.H. डेविस यहाँ पर कहते हैं कि मैं भले ही मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं इन नीडी लोगों को देखूं तो मैं अपनी डीड से, अपने कामों से इनकी मदद कर सकूं, और मैं ऐसा करने में कहीं भूल ना जाऊं ऐसा करना। दुख इतना पिटी, इतना दुख दिखाते दिखाते कहीं मैं उनकी मदद करना भूल ना जाऊं। When I must do in every city, जो कि मुझे हर शहर में करना चाहिए। For when I am in those great places, और जब भी मैं ऐसे places पे होता हूँ, place यानी स्थान, great यानी महान, I see thousand suffering faces, तो मैं हजारों पीड़ित चेहरों को देखता हूँ। suffering यानी पीड़ित, faces यानी शक्ल, चेहरे। But before me starves a wolfish eye, और मेरे सामने stare यानी गुर्राना, और मुझे गुर्राती है a wolfish eye। wolfish eye का यहाँ पर तात्पर्य है लालची या हिंसक आंखें। और वो किन लोगों की है? वो इन नीडी लोगों की है, जो कि होमलेस हैं, हंग्री हैं, जिनके पास पॉवर्टी है, जिनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे 1000 सफरिंग फेसेस मेरे सामने होते हैं और वो मुझे स्टेयर करते हैं, मुझे घूरते रहते हैं कि काश मैं उनकी मदद कर सकूं। बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रोन और साई, और मेरे पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिफोर मतलब सामने, और मेरे पीछे क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंगती है। क्या रेंगती है? अ ग्रोन। ग्रोन का अर्थ होता है गुर्राहट, लॉन्ग डीप साउंड, गहरी दर्द भरी आवाज। तो जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी आवाज कैसी होती है? अंदर से निकलती है दर्द भरी। और साय, साय का मतलब होता है ठंडी ठंडी आहें भरना, कि काश कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे दुखों को दूर कर जाए, मिटा जाए। तो पोएट सेज दैट व्हेन आई सी 1000 सफरिंग फेसेस, जब मैं इन प्लेसेस पे होता हूं तो मैं हजारों पीड़ित लोगों को देखता हूं मेरे सामने, मुझे गुर्राते हुए और मेरे पीछे रेंगते हुए, ठंडी ठंडी सांसें और आहें भरते हुए कि काश कोई हमारी मदद करे। You can see in the picture, ये आपकी टेक्स्ट बुक का पिक्चर है। This is the picture of a city and here an image of a poet is given। यहाँ पर एक कवि की इमेज दी गई है कि वो यहाँ पर इन नीडी लोगों को देख रहे हैं। Here you can see the homeless people, जिनके पास घर नहीं है, the children suffering from hunger, भूखे बच्चे हैं,
होमलेस बच्चे हैं और वाइट विमेन आपको दिखाई दे रही हैं जो कि केयर यानी चिंताओं से सफेद पड़ गई हैं। ये जो लोग हैं ये पोएट को आगे और पीछे दिखाई देते हैं। दे आर वेटिंग कि कोई आए और उनकी इस दुर्दशा से उनको बाहर निकाल ले। तो आपको यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया गया है और इसके अंदर पोएम की समरी दी गई है। आई एम गोइंग टू रीड दिस समरी फॉर यू। द पोएम vividly describes the human sufferings in a big cities. In big cities, ये जो पोएम है W.H. डेविस की इन द कंट्री, ये यहाँ पर आपको बताती है कि बड़े शहरों में किस प्रकार पीड़ाएं आती हैं, उन पीड़ाओं को कैसे दूर करना है। ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो लोग फेस कर रहे हैं, the groans and the plight of the hungry, the homeless, the sad and the needy reach the eyes and ears of the poet. पोएट की जो आईज हैं, आंखें हैं, और ईयर्स मतलब जो कान हैं, उन तक इन होमलेस हंग्री लोगों की आवाजें, ठंडी ठंडी आहें जो है वो पहुंच रही हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, और कवि इन साथी लोगों की हेल्प करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, बट हिज ओन पॉवर्टी डज नॉट लेट हिम डू सो, लेकिन वो खुद भी पॉवर्टी यानी गरीबी में है और उसकी गरीबी उसको ऐसा करने से रोकती है। द सेंसिटिव पोएट दस विशेस टू फ्ली टू सम डिसोलेट प्लेस। अब यहाँ पर जो पोएट है वो सेंसिटिव है, बहुत भावुक है, वो ये देख नहीं पाता कि लोग इतनी पीड़ा में हैं, तो वो इच्छा करता है, विश यानी इच्छा करता है, टू फ्ली, फ्ली यानी भाग जाना, टू सम desolate place where he would not encounter such sufferings. ऐसे स्थान पर फ्ली यानी भागना चाहता है जहां पर उसे ये दुखी, पीड़ित, चिंतित लोग दिखाई ना दें। तो आपने ये पोएम बेटा अच्छे से पढ़ी। I hope you might have understood the poem, and now we will focus on the questions and answers which are based on the poem. Here you can see question 1. What kind of life does the poet find in the woods? कवि को जंगल में कौन सा जीवन दिखाई देता है? The poet finds life in the woods sweetest. कवि को वुड्स में, जंगल में sweetest यानी सबसे मधुर जीवन दिखाई देता है। He does not hear the cry of children for food there. उसे वहां फूड यानी भोजन के लिए रोते हुए बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं देती। He does not see any woman burdened with care. उसे वहां पर कोई महिला चिंताओं से बोझिल, बर्डन यानी बोझ, बोझिल दिखाई नहीं देती। He does not find a young man wasting his energies here. और उसे यहाँ पर कोई युवा पुरुष अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी शारीरिक शक्ति वेस्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार स्वार्थ क्या है, सेल्फिशनेस क्या है? सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट इज टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग टू अवॉइड पुअर, सैड, पेल एंड वीक क्रीचर्स। यहां पर कवि कहते हैं स्वार्थी वह है, अकॉर्डिंग टू द पोएट इज टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, ऐसा व्यक्ति जो फ्लाई यानी भाग जाना चाहता है ह्यूमन सफरिंग यानी मानवीय पीड़ाओं से, टू अवॉइड पुअर, और ऐसा व्यक्ति भी स्वार्थी है जो कि गरीबों को टालता है, सैड जो कि उदास दुखी लोगों को टालता है, पेल, पेल यानी दुखों से पीले पड़ जाना, एंड वीक क्रीचर्स, ऐसे क्रीचर्स, ऐसे मनुष्य जो कि पेल पड़ चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं भूखे रह रह के, दुखी हैं, सैड हैं, पुअर यानी गरीब हैं, ऐसे लोगों से दूर भाग जाने को W.H. डेविस कहते हैं कि वे सेल्फिशनेस हैं, वे सेल्फिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन? क्या अंतर है एक सेल्फिश और एक हेल्पलेस मनुष्य के अंदर?
सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और हेल्पलेस का अर्थ होता है असहाय। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। In this poem, two types of people are described. One is a selfish man and another is a helpless man. Selfish वह है जो स्वार्थी है, जिसके पास सब कुछ है देने के लिए लेकिन भी कुछ देना नहीं चाहता। And another is a helpless man. Helpless वह व्यक्ति है जो दिल से, अंतरात्मा से हेल्प करना चाहता है but he does not have anything to do. उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए और देने के लिए, यानी वह स्वयं भी पुअर है, नीडी है। योर आंसर इज अ सेल्फिश मैन इज वन हु डज नॉट हेल्प द नीडी एंड द पुअर दो ही कैन। ऐसा मैन, ऐसा मनुष्य जो कि हु डज नॉट वांट टू हेल्प, जो कि मदद नहीं करना चाहता, नीडी जरूरतमंदों की, एंड द पुअर गरीबों की, दो ही कैन जबकि वो कर सकता है। अ हेल्पलेस मैन इज वन, और एक हेल्पलेस यानी असहाय व्यक्ति वह है who is not in a position, जो कि ऐसी स्थिति में नहीं है to help the needy, कि वह जरूरतमंद की मदद कर सके, and the poor और गरीब की due to his poverty, उसकी स्वयं की पॉवर्टी के कारण, उसकी स्वयं की गरीबी के कारण। Next question is, why does the poet not admire the beautiful sights of the city? कवि शहरों के ब्यूटीफुल साइट्स, सुंदर दृश्यों की एडमायर यानी प्रशंसा क्यों नहीं करता? यहाँ पर W.H. डेविस ने स्टैचूज और गार्डन्स की सुंदरता का वर्णन भी किया है, लेकिन उसको एडमायर नहीं किया, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ नहीं की। तो क्यों नहीं की? लेट्स लुक एट द आंसर। द पोएट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी because along with these sights run the sights of human sufferings. कवि इन सुंदर दृश्यों की प्रशंसा इसलिए नहीं करते क्योंकि along with these sights, इन दृश्यों के साथ साथ run यानी चलते हैं the sights of human sufferings. मानवीय पीड़ाओं के दृश्य भी इनके साथ साथ चलते हैं, जैसे स्टैचूज यानी मूर्तियों के पैरों के नीचे लोग सो रहे हैं और गार्डन्स के पेड़ों के नीचे भी होमलेस और नीडी लोग बैठे हुए हैं और वहां पर वो मदद का, सहायता का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेड इन द पोएम। कवि ने जैसे बताया है वैसे आप सिटी के साइट्स का वर्णन कीजिए। द सिटी इज फुल ऑफ साइट्स ऑफ चिल्ड्रन हंग्री फॉर फूड। शहर जो है वो बच्चों के, भूखे बच्चों के रोने से, चिल्लाने से भरा हुआ है। द होमलेस, यहाँ पर बेघर लोग हैं। द सैड, दुखी, एंड द नीडी और जरूरतमंद ऑल्सो मेक पार्ट ऑफ द सिटी, ये सब लोग भी शहर के हिस्सा हैं। द साउंड इन द सिटी आर फुल ऑफ द क्राई ऑफ दीज चिल्ड्रन, ऑफ द चिल्ड्रन, और जो शहर में आवाजें हैं वो इन बच्चों की आवाजों से भरी हुई है। ग्रोन्स, उनके गुर्राने की। द साइज ऑफ द होमलेस, और जो बेघर लोग हैं उनकी जो आहें हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी जो आहें हैं, इन सब की आवाजें शहर में सुनाई देती हैं, ऐसा W.H. डेविस ने इस पोएम में बताया है। What happens when the poet visits the great places in the city? क्या होता है जब पोएट महान जगहों को विजिट करता है, वहां पर जाता है? क्या देखता है? The poet sees the statue but is not able to admire its beauty as men starve at the feet of the statue. कवि वहां पर महान मूर्तियों को देखता है लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं करता, because the men starve at the feet of the statue, क्योंकि वहां पर मनुष्य जो हैं वो भूख से पीड़ित हैं और वहां उन बड़ी बड़ी मूर्तियों के नीचे बैठे हुए, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। The poet is not able to admire the beauty of the parks, और कवि बागीचों की, गार्डन्स की प्रशंसा भी इसीलिए नहीं करते क्योंकि ग्रीन ट्रीज एज इट हैज बिकम अ शेल्टर फॉर द होमलेस। ये जो ग्रीन ट्रीज हैं, ये जो हरे हरे पेड़ हैं, ये होमलेस लोगों के, बेघर लोगों के लिए शेल्टर का काम कर रहे हैं, उनको पनाह देने का काम कर रहे हैं। तो पोएट का जो माइंड है वो
इन ब्यूटीफुल साइट्स की ब्यूटी से हट के इन नीडी, होमलेस, हंग्री लोगों पर चला जाता है और इस प्रकार वे इन ब्यूटीफुल साइट्स की प्रशंसा नहीं करता, उनको एडमायर नहीं करता। तो बच्चों, you have gone through the lesson nicely. आपने अच्छी तरह इस लेसन को पढ़ा। I have also given you the questions and answers. मैंने आपको इसके 6 questions और answers भी दिए हैं। I hope you might have understood. अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।